नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो मध्य प्रदेश की राजनीति अब हाईटेक होती जा रही है। हाईटेक राजनीति में आगे निकलते बीजेपी संगठन ने आज अपना ऐप संगठन लॉन्च किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने संगठन ऐप को आज लॉन्च किया। ऐप को पन्ना प्रमुख और बीजेपी के कार्यकर्ता भी संचालित कर सकेंगे। ऐप लॉन्च के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बूथ विस्तारकों को सही ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर ट्रेनरों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राजनीति के इतिहास में बीजेपी ने ही अभियान अपने हाथ में लिया है और हमारा अब तक का ये सबसे बड़ा अभियान है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भी 10 दिन बूथ पर जाऊंगा, हम सब इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि शिवराज जी विराट कोहली की तरह बैटिंग करेंगे, वो भी विस्तारक की तरह 100 घंटे देंगे। संगठन ऐप में 65 लाख कार्यकर्ता आ जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि विस्तारक योजना को मजबूत करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। 20,000 विस्तारक 9,000 नगर ग्रामों में जाएंगे और काम करेंगे। बीजेपी का यह विस्तारक अभियान 20 से 30 जनवरी तक चलेगा। इंदौर में इस अभियान के तहत बूथ विस्तारकों का ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। बूथ विस्तारक क्या करेंगे, परफेक्ट ट्रेनिंग देनी है आपको। बहुत बड़ा अभियान है हमारा। संगठन वर्ष में हर बूथ तक हम पहुंच रहे हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं से हम संवाद संपर्क करेंगे। वो क्या करेंगे, वो यहां आएगा, वो यहां क्या होगा, वहां जाएगा। तो एक नए क्रांति का इस विस्तारक अभियान के बाद जन्म लेने वाला है और इसका अंदाज बाहर वालों को नहीं आएगा। जब पूरा होगा तो समझ में आ जाएगा। हमारे सभी कार्यकर्ता 20,000 विस्तारक पूरे मध्य प्रदेश के 9,000 ग्राम नगर केंद्रों से शुरुआत करके वो 65,000 बूथों तक 10 दिन के अंदर पहुंचेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बूथों पर होगी और ये जो ऐप लॉन्च आज हुआ है, इस ऐप के माध्यम से बूथ को डिजिटल बनाने का हमारा अभियान है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अब बीजेपी भी हाईटेक होती जा रही है। बूथ विस्तारक योजना के तहत आज ऐप संगठन को लॉन्च किया गया है। टारगेट यही है कि 51% जो वोट शेयर तय किया है इस बार बीजेपी को, मिशन 2023 में उस टारगेट को वो साध पाए। और सबसे खास बात ये भी तय किया गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर जितने भी बड़े नेता पदाधिकारी हो, सभी इस ऐप से जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा विस्तारकों को ट्रेनिंग दे सकेंगे। देखिए, बीजेपी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। संगठन ऐप की आज लॉन्चिंग हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी आज इस लॉन्चिंग के वक्त थे। साफ मकसद है बीजेपी का कि 2023 के पहले अपनी संगठन की तैयारियों को मजबूत किया जाए, संगठन का विस्तार किया जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी के 20,000 बूथ हैं और 65 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। इस संगठन ऐप में हर एक कार्यकर्ता की पूरी डिटेल होगी और न सिर्फ कार्यकर्ता की, बल्कि उस बूथ में कितने वोटर्स हैं और वोटर्स का मूड क्या है और वोटर्स किस तरीके से किन किन समूहों में बटे हुए हैं। तो इन तमाम जानकारियों के साथ बीजेपी अपने संगठन ऐप को लैस करेगी। तो ये कोशिश चुनाव की तैयारियों के तौर पर अब से देखना शुरू किया गया है। 20 तारीख से 30 तारीख तक 10 दिनों तक बूथ विस्तार योजना भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इस बूथ विस्तार योजना में 10 दिनों तक बीजेपी के हर बड़े दिग्गज नेता को आप बूथों पर देखेंगे। फिलहाल मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग चल रही है और ये मास्टर ट्रेनर जाके अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में जाकर ट्रेनिंग देंगे। और जो 20 तारीख से 30 तारीख तक जो अभियान चलना है, बूथ विस्तार अभियान, इस दौरान सभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने प्रभार के बूथों में रहेंगे और हर दिन 10 घंटे देंगे। ये टारगेट रखा गया है कि हर एक बूथ विस्तारक जो है वो 100 घंटे कम से कम 10 दिनों के भीतर देगा। और बूथ विस्तारक बड़े बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों को बनाया जाएगा। हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बूथ विस्तारक के तौर पर किसी बूथ में जाएं, वीडी शर्मा भी बूथ विस्तारक के तौर पर किसी बूथ में जाएं और वहाँ पर लोगों से मिलें, अपने कार्यकर्ताओं से मिलें। और कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश है
कि जिस तरह हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से डिजिटल रैलियां करने के आदेश दिए, फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगाई है, तो कुछ इसी तरीके से तैयारियां मध्य प्रदेश में भी की जा रही हैं। कोशिश यही है कि अगर कभी ऐसे हालात बनते हैं तो उसके पहले बीजेपी अपनी तैयारियां मजबूत रखें, सिंगल क्लिक पर हर एक बूथ का पूरी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाए। तो इन्हीं कोशिशों के साथ बीजेपी साल 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बिल्कुल नवीन, और देखने वाली बात होगी बूथ विस्तार योजना के जरिए ही बीजेपी एक बार फिर से कोशिश करेगी मिशन 2023 को अपना नाम करने के लिए, सरकार बनाने की, और इसकी शुरुआत आज ऑनलाइन तरीके से ऐप के लॉन्च के साथ हो ही चुकी है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नवीन। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पंचों सरपंचों को गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी दे दी है। पंचायतों के संचालन की प्रशासकीय समिति को अधिकार देने की घोषणा सीएम ने पंचों और सरपंचों के साथ संवाद में की है। सीएम ने स्पष्ट कहा है कि गांव में विकास के कार्य नहीं रुके और इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई थी और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई थी, लेकिन इसके लागू होने से पंचों और सरपंचों के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। हालांकि बाद में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचों और सरपंचों से वर्चुअली संवाद किया और प्रशासकीय समिति को पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में आदेश तुरंत जारी किए जा रहे हैं। सीएम ने मुख्य रूप से गांव की राशन व्यवस्था, विकास कार्यों और कोविड गाइडलाइन के पालन की भी बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक पूर्व पंच और सरपंच को ही पंचायत चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही चेताया भी कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इसे सिर्फ गुमराह करने वाला कदम बताया है। अभी आपको प्रशासकीय अधिकार देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इतना जरूर है कि अगर कहीं दुरुपयोग हुआ तो प्रशासकीय अधिकार दुरुपयोग करने वाले से वापस ले लिए जाएंगे। तो वो सावधानी रख के कैसे बेहतर से बेहतर काम करके आप दिखाएं। कोई भी काम जो ग्रामीण क्षेत्र में होना है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वो निर्बाध रूप से होते रहे। इसलिए जो पूर्व के जो सरपंच साहब वगैरह थे उनको पुनः वित्तीय अधिकार दिए हैं ताकि उस ग्राम पंचायत का काम सरपंच के माध्यम से, सचिव के माध्यम से सुचारू रूप से चलता रहे। कभी सरपंचों को प्रशासकीय अधिकार छीने जाते हैं, कभी दे दिए जाते हैं। जब सरकार ही अपनी कमिटमेंट पर कायम नहीं रहेगी तो एक लोकतांत्रिक सरकार का किसी भी राज्य में काम करना सिर्फ और सिर्फ उपहास के अलावा कुछ भी नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। ओबीसी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराने के आदेश को रिकॉल करने पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब सभी मामलों की सुनवाई कल यानी कि मंगलवार को होगी। पंचायत चुनाव से संबंधित ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ ही सुनवाई हो रही है। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने सुनवाई के लिए और समय मांगा है। दरअसल पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराने के आदेश को रिकॉल करने के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच विवाद शुरू हो गया है। दरअसल लोक सेवा प्रबंधन को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नगर निगम के कुल 19 में से 14 जोनल अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 2-2 हजार का जुर्माना लगाया है। नगर निगम के जोनल अधिकारियों ने मामले पर नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी से मुलाकात की। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने जुर्माना भरने से साफ इंकार कर दिया। अफसरों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब जोनल अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने जुर्माना लगाया हो। साथ ही जिन मामलों पर जुर्माना किया गया है वो भी वित्तीय अधिकारों से जुड़े हुए हैं, जबकि जोनल अधिकारियों को वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। मामले पर सभी जोनल अधिकारियों ने काम बंद करने की चेतावनी भी जारी की है। में कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, माननीय आयुक्त नगर निगम भोपाल से मिलने आए थे। उनको हमने पूरी स्थिति से अवगत कराया है। माननीय आयुक्त महोदय ने कहा है कि मेरी तरफ से एक कलेक्टर सर को लेटर भेज दीजिए। उनकी तरफ से एक डीओ लेटर कलेक्टर सर के पास जाएगा और कलेक्टर सर को इस बारे में सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की युवती के साथ गैंग रेप करने वाले मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है। मांगलिया के इस फार्म हाउस में आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने पीड़िता को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा हुआ था। वहीं इसी फार्म हाउस में पीड़िता को प्रताड़ित करने के साथ ही उसके साथ बलात्कार किया जाता था।
पुलिस को फार्म हाउस में कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे फार्म हाउस को तोड़ दिया है। 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले इस फार्म हाउस में कई कमरे थे जिन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक गैंगरेप के आरोपी राजेश विश्वकर्मा का यह फार्म बिना अनुमति के बनाया गया था, जिसके सभी स्थायी निर्माणों को तोड़ा गया है। इसके अलावा आरोपियों की दूसरी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अब तक गैंगरेप के मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अवैध निर्माण का एरिया है, बिना अनुमति बनाया था, तो जितना अवैध निर्माण है सारा तोड़ गया। बिना अनुमति बनाया गया अवैध निर्माण है, पूरा ही बिना अनुमति बनाया गया, सारे हटाइए। अभी देख रहे हैं आप लोग, जितना भी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जिसकी बिना अनुमति है, उसको सबको तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण है उसको ढा रहे हैं। आरोपियों को सबक सिखाने के लिए कि ऐसे घृणित कार्य का नतीजा ऐसा ही होगा। भोपाल में एक बार फिर से भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। ईदगाह हिल्स क्षेत्र में 44 लाख रुपए की सरकारी जमीन को भूमाफिया आकाफ शौकत ने कब्जे से मुक्त कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के गैस राहत क्वार्टर्स में सालों से कब्जा किए परिवारों को भी हटाया गया। मामले में गैस राहत विभाग ने संपदा डायरेक्टरेट को जानकारी दी थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इन्हें खाली नहीं कराया जा सका था। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई कर खाली कराने की आज कार्रवाई की गई। और आइए अब देखते हैं बिग न्यूज। संयुक्त अरब अमीरात में आज हमले की खबर सामने आई। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला किया है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 भारतीय नागरिक और 1 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। NTAGI ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि इस वक्त 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। पंजाब में चुनाव की तारीख टाल दी गई है। अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को वोट की तारीख तय की थी। इसके बाद रविदास जयंती को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के मुताबिक 10 मार्च को ही होगी। पंजाब में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को खत लिखा था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के लिए लोग बनारस जाएंगे, जिससे लोग वोट नहीं दे पाते। चुनाव की घोषणा होने के बाद तारीखों को आगे पहले कभी नहीं बढ़ाया गया, इसलिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। इस बीच आपको बड़ी खबर आप बता दें, इंदौर से मिल रही है। मेदांता हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। आईसीयू में नए मरीजों की भर्ती पर रोक है और जांच रिपोर्ट में कई खामियां मिली है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में ये खामियां मिली है। आईसीयू के बिजली के बोर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। कल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी और फिर उसके बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था और अब ऐसे में मेदांता हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। कल मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी, उसके बाद दूसरे वार्ड में मरीजों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ खामियां मिली है। बिजली के बोर्ड में गड़बड़ी पाई गई है और इसलिए जो गंभीर मरीज हैं उन्हें अब मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, कल मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी और आज एक रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में और दूसरे मरीजों को एडमिट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल में कल जब आईसीयू के चौथे आईसीयू में आग लगी थी, उसके बाद यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इन सभी अधिकारियों ने जब जांच की तो इसमें कमियां पाई गई हैं कि जो आईसीयू वार्ड में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड लगे हुए हैं वो वेंटिलेटर के पास ही लगे हैं। इसके अलावा
जो केबलिंग की गई है वो इतना लोड नहीं ले सकती थी, जिसकी की वजह से ये आग हुई और इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया और इसी वजह से मेदांता हॉस्पिटल में अब जो नए गंभीर मरीज हैं उनको आईसीयू में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है मेदांता हॉस्पिटल को, जब तक ये कमियां पूरी नहीं हो जाती तब तक आईसीयू वार्ड में किसी भी नए पेशेंट को एडमिट करने के लिए अनुमति नहीं रहेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहां पर इस तरह की गंभीर खामियां निकलकर सामने आती हैं तो प्रशासन का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये आगजनी घटना काफी गंभीर घटना हो सकती थी और जिस तरीके से मरीजों के बीच में अफरा तफरी मची थी उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा यहाँ पर निकलकर सामने आ सकता था। लिहाजा प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए फिलहाल मेदांता हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी के लिए जो पेशेंट्स आने हैं जिनको कि आईसीयू की जरूरत है उनके नए एडमिशन पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। जी, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए आज से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे और उनका रूटीन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे स्कूल में रहता है। उनके घर का एक हिस्सा ही उनका स्कूल बनेगा और घर के बड़े सदस्य बच्चों के मेंटर्स की भूमिका में रहेंगे। रेडियो, पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिका के आधार पर लर्निंग पैकेज तैयार किया गया है। रेडियो स्कूल का प्रसारण सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच होगा, जिसे आकाशवाणी और विविध भारती के प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रसारण केंद्र में एक साथ इसे रिले किया जाएगा। साथ ही डीजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी जानकारी शेयर की जाएगी। हर दिन परिवार के बड़े सदस्य सुबह 10 बजे घंटी या फिर थाली बजाकर स्कूल के कामकाज की शुरुआत करेंगे। हम लोग हमारे बच्चे के लिए घर में एक कोना बना दिया है उनको पढ़ने के लिए, जिसमें है ना यहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं। तो उनको जो भी दिक्कत होती है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई तो होती है और जैसे उनको कुछ दिक्कत होती है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अभिभावकों को हमने समझाइश दी है कि एक कोने में बच्चों के लिए पढ़ाई का कोना निश्चित करें और घंटी बजा के कार्यक्रम का आरंभ करें। तो हमारे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं उन्हें दी गई हैं। ऑफलाइन और ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में असमंजस की स्थिति बरकरार है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आज शाम तक मामले की सुनवाई होनी तय है। दूसरी तरफ डीएवीवी में होने वाली परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। शेड्यूल के मुताबिक 3 शिफ्टों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराते हुए परीक्षाएं कराई जाएंगी। दरअसल 20 महीने बाद यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स करवाने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने मंगलवार यानी 18 जनवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर पहले 120 सेंटर बनाए थे, लेकिन उसके बाद अब इसे 150 कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। बीए, बीएससी के 3रे और 5वें सेमेस्टर, तो वहीं बीसीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी के 3rd सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही एलएलबी, बीए एलएलबी के 3रे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जा रही है, जिसमें 50,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। लंबे समय से साइकिल का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल, इंदौर के करीब 25,000 स्कूली छात्र छात्राओं को ई-रुपए डिजिटल पेमेंट सिस्टम से साइकिल खरीदने के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे, जबकि बाकी जिलों में पहले की तरह ही टेंडर निकालकर साइकिल खरीदी की जाएगी, जिसके बाद ये साइकिलें बच्चों को बांटी जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक अगले बजट सत्र में ही साइकिलें बांटी जाएंगी। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बीच तनातनी के कारण इस साल बच्चों को साइकिल वितरण का काम नहीं हो पाया, जिसमें हस्तक्षेप करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले का हल निकाला। भोपाल में एक अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस मैत्री मैच टूर्नामेंट में वैदिक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण खिलाड़ी के रूप में चौका छक्का लगा रहे हैं। खास बात यह है कि सभी खिलाड़ी कुर्ता और धोती पहनकर क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, हर मैच की शुरुआत में वैदिक उच्चारण भी होते हैं। इसकी कमेंट्री भी संस्कृत में ही की जा रही है। महर्षि महेश योगी संस्थान और मध्य प्रदेश पुजारी संघ के बैनर तले इस मैच का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन महर्षि महेश योगी के जन्मदिवस पर किया जा रहा है। मैच इस बात का संदेश दे रहा है कि वैदिक कर्मकांडी भी खेलों से दूर नहीं है।
और ये 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पे आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वैदिक ब्राह्मण जो है धोती कुर्ता पहनकर और क्रिकेट खेलेंगे। साथ ही जो कमेंट्री होगी वो संस्कृत में होगी। ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट में और लेग गार्ड और ये पहनकर ही क्रिकेट खेला जा सकता है, क्रिकेट धोती कुर्ता में भी खेला जा सकता है। ये हमारी संस्कृति। हमने भी खेल कूद करके एक नया संदेश देने के लिए और संस्कृत को जागृत करने के लिए कि संस्कृत कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण सिर्फ पूजन पाठ के लिए नहीं, वे खेल कूद करके भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है, धोती कुर्ता है, उसके साथ हम लोग खेल रहे हैं। मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।